नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने पर जताई रजामंदी। तबके से वाबस्ता लोगों ने किया मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम एक अरसे से इसकी कर रहे थे वकालत। वादी कश्मीर में सर्दियों के मौसम शुरू होते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू। लोगों की मुश्किलात में हो सकता है मजीद इजाफा। 24 घंटों में सिर्फ 12 घंटे मिल सकती है बिजली। मुतल्लिका महकमा और बटकूट अशमुकाम में स्कूल की इमारत की खस्ता हाली की वजह से स्कूल में पढ़ रही बच्चियों को क्लासरूम के बजाय रास्ते पर पढ़ना पड़ रहा है। सरकार से की मुदाखलत की गई। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे आप अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम न्यूज एट 6 देखते हैं। और न्यूज एट 6 का आज का शुमारा लेकर आपका मेजबान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, न्यूज एट 6 में आज मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज हम खुसूसन बात करेंगे जो पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलने वाला था, उसके हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ लोगों के मसलों मसाइल के हवाले से भी आज न्यूज एट 6 में बात होगी। तो चलिए नाज़रीन किराम, न्यूज एट 6 के आज के शुमारे की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में ही आपको बता दें कि पहाड़ी तबका जो है एक लंबे अरसे से जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वो लड़ रहे थे, उनकी मांग थी। और हाल ही में जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने राजौरी में खिताब करते हुए कहा था कि पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जे में शामिल किया जाएगा। और इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त आज हुई है। आपको बता दें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने पर रजामंदी जताई है, जिसके बाद पहाड़ी एथनिक ग्रुप की शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जे में शामिल होने की राह हमवार हो गई है। पहाड़ी एथनिक ग्रुप के साथ साथ कमीशन ने पादरी कबीले, कोली और गद्दा ब्राह्मण तबके को भी शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जे में शामिल करने के लिए रजामंदी जताई है। याद रहे कि वजीर दाखिला अमित शाह ने राजौरी में एक अवामी जलसे में पहाड़ी तबके को एसटी में शामिल करने का वादा किया था, जिसके बाद यूनियन के जो मिनिस्टर हैं, जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर को एसटी कमीशन को एक खत लिखकर इस पर उनकी राय और सलाह मांगी थी। जिसके बाद जराये से पता चला है कि कई मीटिंगों के बाद जो पैनल है उन्होंने 20 अक्टूबर की अपनी मीटिंग में पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जे में शामिल करने पर जो प्रपोजल है उसको हरी झंडी दिखाई है। वहीं दूसरी जानिब इस खबर के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रहने वाले पहाड़ी तबके के लोगों ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। जहां एक तरफ हमने जम्मू, इससे पहले आपको जम्मू से दिखाया था कि जम्मू में पहाड़ी जो तबके से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने किस तरह से सामने आए और सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और इस पर खुशी का इजहार जो है उन्होंने किया। वहीं आपको बता दें कि आज कश्मीर में भी जो पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो भी आज सामने आए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने तलब की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है और इस पर खुशी का इजहार भी किया है। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसमें सैयद शबीर गिलानी और उनके साथ सज्जाद नकवी भी शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मजीद क्या कुछ कहते हैं सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम अपने साथी सनम एजाज के पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शबीर गिलानी क्या कहते हैं इस हवाले से, आइए वो देखते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो हमारी जस्टिस जीडी शर्मा की एक कमीशन बैठाई जिन्होंने इस चीज को बराबर किया और उन्होंने ये पाया कि वाकई ये कौम जो है ये पिछड़ी हुई कौम है, उसको इस कौम को हम रिकमेंड करेंगे और उन्होंने रिकमेंड किया। और आज वो वक्त आ गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब
नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि कश्मीर में जो पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग हैं उनकी तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इस पर खुशी का जो है इजहार भी उन्होंने किया। इस हवाले से आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज इस हवाले से बात की है और उन्होंने बडगाम में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि इसकी यानी उनकी क़यादत वाली हुकूमत ने 1982 से ही इसकी वकालत की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त की वज़ीर आज़म जो इंदिरा गांधी थी उनके कहने पर उन्होंने इसकी वकालत की थी और उन्हें कहा था, यानी इंदिरा गांधी को कहा था कि मेहरबानी करके पहाड़ी तबके को उनका हक दीजिए। उन्होंने कहा कि ताहम आज तक पहाड़ी कबीले को इस दर्जे में शामिल नहीं किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। पहले से ही इसके लिए लड़ रहा था, आपको तो पता ही नहीं है। 1983 में जब मार्च में मिसेस गांधी ने ऐलान किया था और लद्दाखियों को सबको शेड्यूल ट्राइब दिया गया था, सिर्फ आरगून्स को बाहर रख दिया था जो 300 साल से वहाँ रहते थे। वो आए थे फिर राजौरी, वहाँ ऐलान किया था कि अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत मुझे लिखेगी तो मैं यहाँ के लोगों के लिए भी, जैसा राजौरी में किया, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए और चिनाब के लोगों के लिए ये सबको शेड्यूल ट्राइब दूंगा। रोला साहब के फादर हमने उसी वक्त वो खत लिखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस हवाले से बात कर रहे थे और आपको बता दें कि पहाड़ी कबीले में यानी पहाड़ी तबके से जो वाबस्ता लोग हैं उन्होंने इस जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की तरफ से जो इसे रजामंदी मिली है उस पर काफ़ी खुशी का इजहार किया है और जम्मू कश्मीर में यानी दोनों जो सूबे हैं वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया है और मरकजी सरकार का इस पर शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दें इस हवाले से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे हम इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सनम एजाज साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हुए हैं। सनम, आपसे जानना चाहेंगे ये बड़ा ऐलान हुआ है क्योंकि पहाड़ी तबके को एक लंबे अरसे से इसका इंतजार था और हाल ही में होम मिनिस्टर की तरफ से जब राजौरी में बाज़ाब्ता से ऐलान किया गया था उस पर कई लोगों ने सवालात भी उठाए थे और इसको शक के घेरे में भी कई लोगों ने लिया था और कहा था कि ये महज बातें हैं। लेकिन अब जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की तरफ से बाज़ाब्ता से इसको रजामंदी मिली है, तो कैसे देखते हैं आप इस सारी चीजों को? देखिए साहिल, हम इसको दो तरह से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि नेशनल कमीशन ने जो शाम को जो रिपोर्ट जो है उसको ओके किया है, जो सिफारिशात जस्टिस शाह की, रिटायर्ड जस्टिस शाह की जो रिपोर्ट है, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसको जो ओके उन्होंने किया है, तो अब जो सारे मामला थे अब 98.9% जो है ये ओके हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार है कि रजिस्ट्रार इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे कब नोटिफिकेशन जारी करता है। तो इसमें यही है कि 2-4 दिन, हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते तक ये नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो फिर जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी कम्युनिटी है शेड्यूल ट्राइब दर्जे में आ जाएंगे। ये 80 की दहाई से लड़ाई शुरू थी और 80 की दहाई में जब जम्मू कश्मीर में एसटी देने की बात हुई तो तब जिस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब आज बता रहे थे कि मैं तब से लड़ता आया था, फारूक अब्दुल्ला साहब को ये आदत पुरानी है कि वो कहीं ना कहीं अपनी टांग फंसाने की कोशिश थे। तब उन्होंने ही उसमें ये किया था कि गुजरों को एक साइड से किया था और गुजरों के साथ साथ पहाड़ी को अलग किया था और पहली बार जो गुजर पहाड़ी डिवीजन है वो वहां जम्मू कश्मीर में से जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को देखने को मिला था। तब पहाड़ियों से इल्जाम था कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना नानिहाल वगैरह जो है, जिसमें वो बताते कि वो पिदरम सुल्तान बूद कि मेरे नानिहाल के लोग भी गुजर कबीले से हैं, तो लोग पहाड़ियों का ये इल्जाम था कि इस वजह से उस कबीले को उन्होंने इस तरह से कर दिया। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला का बयान अपनी जगह पे, वो किस तरह से इसको पॉलिटिकली माइलेज हासिल करना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज कोई हासिल होगा। इस तरह का बयान देने से उन्हें उससे पॉलिटिकल नुकसान ही हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो पहाड़ी कबीले के लिए एक बड़ा मामला है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का मामला नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, बाकी जो जॉब्स वगैरह की रिजर्वेशन है वो पीएसपी या दूसरे जरिए से उनको मिल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो थी वो इस कबीले को बहुत ज्यादा, या इस कबीले के साथ जो दूसरे कबीले उनके दरमियान और दरारें पैदा कर सकती थी। तो एक तरह से जो है, जिस तरह आपने भी कहा कि कुछ लोग इसकी मुखालफत भी करते थे, माना कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल कुछ लोग ही थे, वो तादाद बहुत कम थी गुजर बरादरी के कुछ लोग जो थे और जिनका अपना वोट, जिनका अपना बेस नहीं था। इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इसके
मुखालफत कर रहे थे, वो सोशल मीडिया पे इसकी मुखालफत कर रहे थे। कुछ उन्होंने जल्द से जुलूस करने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतने कामयाब नहीं है क्योंकि उनको मास सपोर्ट नहीं मिल सका। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि गुज्जर और पहाड़ी एक साथ थे, एक मस्जिद, एक इलाका, एक पड़ोसी और रिश्तेदारी। सबसे इंपॉर्टेंट है रिश्तेदारी है गुज्जर और पहाड़ियों में, तो इसलिए ये इनका नहीं था। लेकिन इंपॉर्टेंट अब हमें ये देखना पड़ेगा, साहिल के गुज्जरों को जो रिजर्वेशन मिली तो उसका आज तक हमने देखा फायदा जो है किसी गरीब को बहुत कम मिला है, हकदार को नहीं मिला है, जिसके लिए अपने में ये रिजर्वेशन कैटेगरी होती है। बकरवाल जो है सबसे पिछड़ा तबका है, उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ है इस ट्राइब मिलने के बावजूद। तो पहाड़ियों में भी फायदा अगर उठाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो हकदार है, जो गरीब है, उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि फायदा उठाने के लिए सबसे पहले एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए। जब तक न तालीम होगी तब तक किसी भी स्कीम से, सरकार की से फायदा नहीं उठाया जा सकता है। तो यहां पे भी कोशिश करनी है ट्राइब जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है, उन्हें बहुत स्ट्रगल की है इस जगह तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें अब नेक्स्ट फेज जो है उन्हें अपने कबीले के लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करना है, ताकि एसटी अगर मिला है तो उससे मिल जाए। पॉलिटिकल माइलेज अलग है, पॉलिटिकली वो बड़े लोग ले जाएं जो ले जाते हैं, कौन सा लेता है, किस कबीले का लेता है, वो उससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है उसकी डेवलपमेंट अगर करनी है तो तालीम देनी है, और तालीम के साथ साथ ये जो है एसटी से वो फायदा उठाया जा सकता है, और ये बड़ी अचीवमेंट है। सर, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि अब इसमें क्या कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, क्योंकि अभी इनकी तरफ से रजामंदी आ गई है, जो कमीशन है उनकी तरफ से रजामंदी आ गई है, तो आगे क्या कुछ प्रोसेस होने वाली है और कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो है बाज़ाब्ता से इसका ऐलान हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले आपको बताया 99.9% हो चुका है, क्योंकि ये जो फाइल है जीडी शाह रिपोर्ट जो है, जीडी शाह रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को गया, होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट जो है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री को भेजा, वहां से नेशनल काउंसिल जो है उसने इस रिपोर्ट को मॉनिटर किया, उसने इसको देखा, रिकमेंडेशन को सही पाया, अब उसने वापस भेज दिया। अब ये रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार के पास गया है, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री इसको पहले ओके कर चुकी है, तो अब इसको और कोई जरूरत नहीं है, एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से आएगी। साफ जाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन इस वक्त आ सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट है नहीं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस बाज़ाब्ता तौर पर उसको प्रोसेस करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, और पहाड़ीज और उसके साथ जो 2 और ट्राइब्स है, इन 3 को इंक्लूड किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो इसमें हो सकता है प्रेसिडेंट का ऑफिस में कुछ दिन फाइल में लग जाएं, उनके पास बहुत फाइल्स आती हैं, लेकिन चूंकि इस टाइम इससे हम इलेक्शन के साथ जोड़ के देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी की लीडरशिप भी इसमें बड़ी कोशिश करेगी कि जल्दी आ जाए। तो ये 10-15, मुझे लगता है हफ्ता नहीं तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, इस महीने में ये जो है आपसे जो सियासी पहलू है इसका वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें जो पहाड़ी कबीला होगा वो बहुत मैटर करेगा कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं, और इस हवाले से अब अगर पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है तो इससे पहले जो रिजर्व सीट्स की गई थी, जो एसटी के लिए रिजर्व सीट्स की गई थी, और होम मिनिस्टर ने खुद भी बताया था कि जो एसटी का कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो कुछ पता चला है कि अभी जो एसटी की सीट्स हैं या ये कोटा जो पहाड़ियों को मिलेगा वो किस तरह से होगा, क्या निजाम रहेगा इसके बारे में? देखिए, सीधी सी बात है, जो सीट्स रिजर्व की गई है एसटी की सीट्स, अब तक उसमें पहाड़ी हिस्सा नहीं ले सकते। जब उसको कैटेगरी मिल गई एसटी की तो उन सीट्स पे वो इलेक्शन लड़ सकता है। वो पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होती है, बल्कि वो एक ग्रुप के लिए होती है, वो एसटी ग्रुप के लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए, तो वहां पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्योंकि पहले भी वहां पे इलेक्शन ही होना था, वो डायरेक्टली किसी को उठा के झोली में नहीं डाली जा सकती थी। उन जो रिजर्व की गई थी वहां पे इलेक्शन होना था, लेकिन उसमें यह था कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सिर्फ उस कम्युनिटी के होने चाहिए थे, वो चीज थी। अब एसटी वाले उसमें पहाड़ी भी इंक्लूड हो गए, तो वहां पे पहाड़ी भी इंक्लूड जो है वो भी उसमें होगा। अब जो है रिजर्वेशन की बात कर रहे तो रिजर्वेशन जो है हमारे आईन में 49% जो है वो रिजर्वेशन हो सकती है देश में। 51 जो है वो ओपन मेरिट के लिए है, 49 जो है वो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो उसमें इसमें क्योंकि पहाड़ी को ऑलरेडी 4% जो है वो रिजर्वेशन मिल रही थी जो पीएसपी कोटा के था, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो इसलिए कुछ छीना किसी का नहीं जाएगा, कुछ किसी को नया नहीं दिया जाएगा। हाँ, पहाड़ियों को नया अगर मिलेगा तो वो जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो बात थी वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को मिल जाएगी। तो ये मुकाबले वाली बात होगी। इसमें यही है कि अब पहाड़ी गुज्जर जितने भी एसटी जितने भी हो, चाहे वो गढ़ी जो है दूसरी 2 कबीले हैं, उनका बंदा भी इन जगहों पे सीट में इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये जो है जिस तरह अब तक कहा था कि ये सीटें जो पर्टिकुलरली कम्युनिटी के, अब अगर फायदे की बात करें तो फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन उतना फायदा जो है बीजेपी को है जो कश्मीर में है। कश्मीर में क्योंकि इस एसटी को लेके अमित शाह के जलसे में जो लोगों की तादाद थी वो
वो खुद बयान करती थी कि चलिए, किस तादाद में वहां पे लोग आए हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे सीनियर साथी सनम एजाज जो हैं इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात दे रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब दर्जे में शामिल होने की जो परसेंटेज है वो 99.9 है वो हो गई है, और अब महज इसमें जो है ऑर्डर आना बाकी है जो कि प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा। और आपको बता दें कि इस हवाले से जिस तरह से मैंने पहले ही जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस पर जो है मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। चलिए नाज़रीन किराम, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में या बिलखुसूस वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो सबसे बड़ी जो मसला पेश आता है वो बिजली का आंख मिचौली करना जो होता है वो सामने आता है। और हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो रिवायतन बिजली की आंख मिचौली भी शुरू हो गई है। और इसके चलते आपको बता दें कि रवा साल की हालत जो है वो बिल्कुल कुछ बेहतर नहीं हुई है, यानी जो साल चल रहा है इसकी हालत पिछले सालों से कुछ भी बेहतर नहीं देखने को मिल रही है। और अभी से लोग जो हैं बिजली की आंख मिचौली को लेकर मुजाहरे करते नजर आ रहे हैं, और मुख्तलिफ मकामात से हमने आप तक वो खबरें भी इस हवाले से पहुंचाई हैं। और आपको बता दें कि इस हवाले से आज हमने जो मुतलका महकमा है उनके चीफ इंजीनियर जो हैं उनसे बात की है। आपको बता दें कि जो चीफ इंजीनियर है पावर डिपार्टमेंट के जावेद यूसुफ डार जो हैं उनसे आज हमने बात करने की कोशिश की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि इस साल जो सर्दियों के मौसम शुरू हो रहा है इसमें वादी कश्मीर में जो बिजली है वो किस तरह से रह सकती है और क्या कुछ शेड्यूल्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। और उन्होंने यानी जो जावेद यूसुफ डार हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। का एक तो हम अक्टूबर के महीने में ये जो लाइंस का स्टेबलाइजेशन का काम कर रहे थे उसकी वजह से, और हमारा ट्रांसमिशन सेक्टर में दो मेजर लाइन है जिसका अपग्रेडेशन हो रहा है। एक 220 केवी वागुरा जानकोट लाइन है, दूसरा 132 केवी मीर बाजार 1-2 लाइन है। उसकी वजह से जो शटडाउन चल रहे हैं दिन के मौके पे उसकी वजह से बिजली की थोड़ी दिक्कत है और हमें कर्टेलमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वो हफ्ते भर में वो लाइंस रिस्टोर हो जाएंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो इसमें बेहतरी आएगी। पिछले साल हमने 1750 मेगावाट पीक लोड फराहम किया था, इस साल तो उसमें भी शायद थोड़ी बहुत बेहतरी होगी, लेकिन ये इसका सारा दारमोदार कंज्यूमर्स पे है क्योंकि जो हमारे सार्फिन है उनका डिपार्टमेंट के साथ एक रजिस्टर्ड लोड है। अगर वो उस रजिस्टर्ड लोड के तहत अपना इस्तेमाल कर लें तो मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत होगी बिजली फराहम करने में। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी सार्फिन अपने रजिस्टर्ड लोड से दुगना तिगना या चुगना लोड वो इस्तेमाल करते हैं जो क्रूड हीटर्स। चलिए नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर श्रीनगर में जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। आपको बता दें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर आज जो है गौसिया जो शिफाखाना है और डायग्नोस्टिक गौसिया शिफाखाना व डायग्नोस्टिक सेंटर सराय बाला ने ललदद अस्पताल के बाहमी इश्तराक से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया, जिसमें लोगों की जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। इस मौके पर ललदद अस्पताल के जो ब्लड बैंक अफसर हैं इकबाल खान, उन्होंने जो अहदेदारान हैं और जिन्होंने खून का अतिया दिया उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ब्लड डोनेशन यानी खून का अतिया देना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो खून का अतिया दिया जा रहा है वो मुश्किल हालात में किसी की जान बचा सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो सामने आए और खून का अतिया दे ताकि इमरजेंसी की सूरत में लोगों को बचाया जा सके। इस हवाले से आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
Be human by serving humanity, for the humanity without disparity, blood donated in charity multiplies in eternity. जो आप सदका अजीम कर रहे हैं इसका सिला अल्लाह ताला देगा। ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा अजीम काम है। आज तो आर्गन डोनेशन का एरा हो चुका है, ब्लड डोनेशन अब इजी है। शुक्र खुदा का कि अल्लाह ताला ने एक जिस्म में इंसान के लिए ये रखा है, साल में 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा इनका मुंतज़मीन का जो है इनका शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे ब्लड बैंक के साथ इन्होंने ताउन किया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास अप्रोच किया, सो दैट हमने ये ब्लड डोनेशन आज कैंप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 यूनिट से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ब्लड आने के चांसेस है। गवर्नमेंट एलडी हॉस्पिटल जो है इन एस्ट्रेटर हॉस्पिटल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, यहाँ हमारा न्यूनेटोलॉजी सेक्शन भी चल रहा है। छोटे नौजायद बच्चों को भी ब्लड चाहिए होता है, प्लेटलेट चाहिए होते हैं, कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो सिमिलरली एक औरत को 5-10 यूनिट भी ब्लड लग जाते हैं। सो जितना ब्लड। चलिए नाज़रीन, अब अनंतनाग के बटकूट जो अशमुकाम है वहाँ की बात करते हैं। आपको बता दें कि बटकूट अशमुकाम में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमारत की खस्ता हाली की वजह से स्कूली बच्चों को खुले आसमान के तले बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि और अब जबकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, इसमें भी स्कूली बच्चों को रास्ते में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पढ़ रहे जो स्कूली बच्चे हैं, खासकर ये गर्ल्स स्कूल है, तो स्कूली बच्चियां जो हैं उनका कहना है कि स्कूल की इमारत की खस्ताहाली की वजह से उन्हें इलाके का जो फुटपाथ है उस पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। इसके चलते उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि स्कूल के लिए नई इमारत का इंतखाब किया जाए या कोई नई इमारत जो है उसको तामीर किया जा सके, ताकि उनको जो दरपेश मुश्किलात हैं उसका अजाला हो सके। और आपको बता दें कि इस सदी में भी, यानी हम जब डिजिटल दौर की बात करते हैं, हम जब वादी कश्मीर में जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं उनकी बात करते हैं, वहीं पर ये अनंतनाग का एक ऐसा इलाका है जहां पर स्कूल तो है लेकिन उसकी इमारत कहीं नहीं है। इमारत की खस्ताहाली की वजह से स्कूली बच्चे जो हैं वो गांव का जो फुटपाथ है वहां पर बैठकर उन्हें पढ़ना पड़ता है, यानी जो रास्ता है जहां से गांव वाले चलते फिरते हैं उस रास्ते में बैठकर उन्हें पढ़ना पड़ता है, तालीम हासिल करनी पड़ती है। और वहां बीच क्लास में जो है गांव के जो लोग हैं वो गुजरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और अब जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं वो इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें एक नई इमारत जो है वो दी जाए या नई इमारत जो है वो तामीर की जाए। इस हवाले से बच्चे सरकार को क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए देखते हैं। और हमारी प्रॉब्लम है यहाँ एकोमोडेशन प्रॉब्लम, हमें यहाँ बैठने की जगह नहीं, क्लास भी नहीं, हमें आज सर्दियों के मौसम में भी बाहर बैठना पड़ता है। और ये तो पाथ है, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है पढ़ने में भी, और स्ट्रे एनिमल्स तक भी यहाँ होते हैं। तो अब हम उन्हें क्या कर सकें, अगर लोग आते ही जाते हैं उन्हें भी क्या बोलेंगे। तो इससे आपकी पढ़ाई पे कितना असर है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, डिस्टर्बेंस होती है पढ़ने में भी। तो क्या रिक्वेस्ट है आपके एलजी साहब से? हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें अच्छी बिल्डिंग चाहिए पढ़ने के लिए। और सर्दियों के मौसम में अब जब विंटर का पहला महीना आएगा दिसंबर, तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्दी होती है। मेरा नाम अरवीना एजाज मलिक है और मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। नाज़रीन, लोगों के मसले मसाइल की या उन्हें दरपेश मुश्किलात की बात हो रही है, तो आपको बता दें कि हंदवारा का एक गांव, हंदवारा का दूर दराज गांव राजवाड़ा जो है, वहां पर आपको बता दें कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है वो है, लेकिन जो बिल्डिंग है उसमें सिर्फ एक कमरा इसके लिए रखा गया है, मखसूस रखा गया है, जिसके चलते वहां पर जो तैनात मुलाजिम है उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हंदवारा राजवाड़ा की आखिरी गांव वुडरबाला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो इमारत है उसकी खस्ताहाली जो है के चलते इस हेल्थ सेंटर को सिर्फ एक रूम में जो है महदूद रखा गया है, जो कमरा बैठने के लायक भी नहीं है। यहाँ इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ना बिजली है, ना पानी है और ना ही बैठने की जगह है। लोगों का कहना है कि इस खस्ताहाल सेंटर की वजह से मुकामी आबादी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि इस हेल्थ सेंटर का इलाके में होना या ना होना एक जैसी बात
बात है, क्योंकि इससे लोगों को कोई फायदा नहीं है मिलता है। और लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई मामूली सा जो इलाज मुआवजा चाहिए होता है वहाँ की मुकामी आबादी को, तो उन्हें हंदवारा का रुख करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ सेंटर है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर मरीज को ले जाया जा सके और वहाँ पर उसका इलाज करवाया जा सके। इस हवाले से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो हमारे यहाँ जो हेल्थ सेंटर है ये बिल्कुल खस्ता है। ये मैंने 4 दफ़ा दिया है गवर्नमेंट को एस्टिमेट में, तो ये नहीं आया है वहाँ पे। इसका मैंने 4-5 दफ़ा डी साहब से भी ये बात उठाई। उस सवाल से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ बन जाए या वॉशरूम बन जाए तो ये लोग जहाँ ज़्यादातर आते हैं, जहाँ पे बीमार जाते आते हैं यहाँ पे, फिर इनको ये रेफर करना पड़ता है जचलडारा में। यहाँ की ज़्यादातर यहाँ बिल्डिंग की मुश्किल ज़्यादा है, क्योंकि बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं, इनको आसान होता है यहाँ पे आने में। मगर बदकिस्मती की ये मेरी यही है कि यहाँ पे जो बिजली की बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे, इसकी। चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज की न्यूज़ एट 6 का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।